गुड इवनिंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास का आंसर दो। आचार्य सुश्रुत के अनुसार कौन सा सर पे जो शीघ्र मारक है, आश्रु मारक है? दरविकर। 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 आचार्य सुश्रुत के अनुसार कौन सा दोष का प्रकोप होने पर विष की वृद्धि होती है? वात। नहीं। नहीं सर, पित्त 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 पित्त। पित्त है ना। आचार्य सुश्रुत पित्त बताते और आचार्य वाग्भट ने क्या बताया था? वात और पित्त दोनों। या वात और आचार्य पित्त वाग्भट दोनों। ने वात और पित्त दोनों बताया था। आचार्य सुश्रुत ने कौन सा रोग बताया था? एक स्पेसिफिक रोग हमने देखा था जहां पर विष की प्रमेय। वृद्धि होगी। प्रमेय। वेरी गुड, है ना। अजीन वगैरह तो ठीक है, वो तो कॉमन सी बात है। प्रमेय याद रखना है अपने को। और आचार्य सुश्रुत ने बताया था कि कौन से काल में विष दुगना शक्ति वाला होता है? वर्षा उष्ण ऋतु। काल। वर्षा। नहीं, हाँ। वर्षा नहीं। उष्ण उष्ण काल। काल या उष्ण उष्ण काल। काल। उष्ण काल में हमने सुश्रुत के अनुसार देखा था कि उष्ण काल में जो विष दुगने शक्ति वाला, देखो दुगना वर्ड याद रखो कि दुगना वर्ड आ गया तो वहां पर उष्ण काल है जो सुश्रुत ने बोला है करके, है ना। विष शीघ्र सरपति की मतलब शीघ्र अपने शरीर में फैलता है, तो वो कौन सा काल आएगा? तो वहां पर आप बोलोगे वर्षा ऋतु करके, है ना। क्योंकि वहां पर बोलते हैं कि वर्षा ऋतु में अपने शरीर में क्लीनता आती है। तो बोलते हैं जैसे गुड़ गीला होने पर मतलब फैलता है, वैसे ही विष भी कैसे? विष की योनि क्या है, क्या बताते हैं चरक? जल। जल। है ना। विष की योनि क्या है? जल। और वर्षा ऋतु में क्या होगा? शरीर में क्लीनता बड़ी होगी, गीलापन बढ़ा रहेगा, तो वहां पर शरीर जो विष है शरीर में शीघ्र ही फैलेगा। तो दोनों अलग कॉन्सेप्ट याद रखो, है ना। कि आचार्य चरण ने बताया कि वर्षा ऋतु में जो विष है वो शीघ्र ही फैलेगा। बोलते हैं वर्षा ऋतु में शरीर गीला हो जाता है गुड़ की तरह, और जो विष है उसकी योनि भी क्या है? जल है करके, तो इसके लिए शीघ्र फैलेगा। जो आचार्य सुश्रुत ने बताया उष्ण काल में विष दुगने शक्ति वाला होता है, ऐसे करके बताया था। ओके। अच्छा मेरे को बताओ, कौन से प्रकृति वाला विष कौन से स्थान में जाने पर श्वास, गलग्रह, कंडू, लाला स्राव, वमन वगैरह होगा? कफज में। कफ में, है ना। कफ में। तृष्णा, मोह, आरति कब? पित्त में। पित्त। पित्त पित्त। में। नहीं, वात में। वात में। वात में। तृष्णा, मोह, अरति वात में हमने देखा था। तृष्णा, कास, ज्वर ये हमने पित्त में देखा था, है ना। वी शुड बी स्पेसिफिक। कोई तो हैंड रेस करके आंसर दो। विश्व संकट, इसमें कौन कौन से भाव बताए थे जिसका संगम होने पर विश्व संकट होता है? अंजलि बोलो। सविश प्रकृति कालम अन्नम दोष दोष आदि संगमे विष संकटम अधस्थितम शत स्कोनम को शतश अन्ना जीवते। शतश एकत्र जीवती एक्चुअली वो। विश्व, प्रकृति, काल, अन्न, दोष, दुष्य आदि संगम है। कि विश्व के अनुसार अगर प्रकृति है, काल है, अन्न है, दोष है, दुष्य है, ये सब एकत्र आ रहे तो उसको विश्व संकट बोलेंगे। जहां पर 100 में से एक बचेगा, है ना। शतश एको अत्र जीवती है वो, एको अत्र जीवती, एक बचेगा वहां पर, ऐसे करके बताया हुआ है। ठीक है। अच्छा मेरे को बताओ, स्थावर विश्व के अधिष्ठान कितने बताए थे? 10। 10। और जांगव विश्व के अधिष्ठान कितने बताए थे? 16। 16। 16। कोई तो हैंड रेस करके मुझे लूता विश्व के सुश्रुत के अनुसार कितने अधिष्ठान है, कौन से अधिष्ठान है ये बता दो। आलोक बोलो। सर 8 और 7 बताए हैं। लाला, नख, दृष्टा, मूत्र, पुरुष, शुक्र और आतर। वेरी गुड, है ना। आचार्य सुश्रुत 7 बताते हैं। लाला, नख, दंष्ट्रा, फिर बाकी 4 नीचे वाले मूत्र, पुरुष, शुक्र, आर्ता, है ना। तो ऐसे 7 बताए थे। वाग्भट ने कितने बताए थे? श्वास ऐड किया 8। था। 8। 8। सांस ऐड। वाग्भट ने 8 बताए थे जिसमें श्वास उन्होंने एक्स्ट्रा माना था। अच्छा हमने शुक्र में किसका विष देखा था? मूसिक। मूषक, मूषक। है ना। मुचका मुचक। लूथा तो हमने अलग से सब देख लिया था एक साथ। लूथा को हमने मतलब वो 16 में मतलब काउंट ही नहीं किया था। लूथा का हमने सब एक साथ देख लिया था। बट शुक्र में वी नो कि शुक्र में मतलब मूषक था। और आर्तों में खाली पूछ लिया। लूथा का जो विष था आर्तों में था नहीं था? था। था, है ना। तो हाँ। वो भी आ गया कि आर्तों में विष का अधिष्ठान किस में पाया जाएगा? तो बोलेंगे लूथा में, है ना। कि लूथा का आर्तो जो होता है वो भी विषारी होता है। स्थावर विष के हमने कितने अधिष्ठान देखे थे? 10। 10। 10, 10। है ना। 10 अधिष्ठान देखे थे। 10। अब कोई तो मुझे हैंड रेस करके मूल विष वाले एग्जाम्पल सुना दो। पहले टोटल बताओ मूल विष कितने हैं और एग्जाम्पल सुनाओ जो इंपॉर्टेंट वाले थे। 8 है। मूल हैंड भी रेस 8 करके। होते हैं। हैंड रेस। नुपुर बोलो। सर क्लीतक, कनेर, गुंजा, विजया या वेरी 8 गुड। होते हैं। 8 होते हैं मूल विष। हमने देखा था क्लीतक, करवीर, गुंजा, विजया। हमने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट याद रखे थे। क्लीतक यष्टि मधु का पर्याय है, भले ही यहाँ पर यष्टि मधु विषारी नहीं है, बट क्लीतक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्याय ऑफ यष्टि मधु। क्लीतक इंपोर्ट किया जाता है ना। सॉरी, यष्टि मधु इंपोर्ट किया जाता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज क्लीतक। ओके।
बाकी गुंजा विनो गुंजा विश जो हम बीज कॉमनली यूज करते हैं, बट गुंजा का यहाँ पर मूल विश में रखा हुआ है ना, इंपॉर्टेंट यहाँ पर। करवीर मूल विष है, ठीक है, करवीर का पत्र वगैरह भी विषारी है, बट करवीर का यहाँ पर मूल विष में रखा गया है। एंड विजय इस भंगा का पर्याय। विजय का नॉर्मली हम मतलब लीव्स यूज करते हैं, उसके इन्फ्लोरेसेंस यूज करते हैं, उसके एक्सुडेट्स वगैरह यूज करते हैं ना, भांग गांजा चरस की बात जब चलती है। ओके, बट यहाँ पर इन्होंने विजय को भी मूल विष में रखा हुआ है। ओके, गुंजा किसका अडल्ट ट्रेंड बताया था मैंने? यष्टि मधु। यष्टि मधु। मधु, यष्टि मधु। यष्टि मधु है ना, यष्टि मधु। तो यष्टि मधु का हमने मतलब अडल्ट रंग देखा था, गुंजा की दोनों मधु रसात्मक होते हैं, ऐसे करके हमने देखा था। कोई तो हैंड रेस करके कंद विष की संख्या बता दो और उसके एग्जांपल्स बताओ, इंपॉर्टेंट वाले। उर्वशी बोलो। सर कंद 13 होते हैं, सरसप और वत्सनाभ इसमें आएगा, कालकूट और पालक, पालक, ये याद है सर। सरसप, मुस्तक, हलाहल, हालाहल, मूलक, है ना, ये सभी विषमाविष। आएंगे अपने। ओके, तो सरसप यहाँ पर आ रहा था, सरसपक कहाँ पर था? जांगम विष, जांगम। जांगव विष में, है ना। जांगव विष का भी कौन सा पार्ट? मूत्र, मूत्र और पुरुष दोनों थे, मूत्र पुरुष पुरुष दोनों थे, दोनों। है ना। सरशपक हमने जांगव विष देखा था, जिसमें विष अधिष्ठान देखा था मूत्र पुरुष। और सरशप हमने देखा था कंद विष में देखा था। कंद विष टोटल कितने थे? 13 थे। पत्र विष कितने थे? 5, 5, 5। 5, फल विष? 12, 12, 12, 12, है ना। फल विष कितने थे? 12। ओके, पुष्प विष कितने थे? 5, 5। 5, 5, त्वक सार निर्यास विष कितने थे? 7, 7, 5, 7, है ना। त्वक सार निर्यास विष कितने देखे थे हमने? 7 देखे थे। ओके, तो ये सब अपना हो चुका था। विष संकट हम लास्ट तक देख चुके थे। उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे विष का वेग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूजी पीजी, यूजी में मेजर क्वेश्चन आ जाता है ना, कि विष के वेग लिखो करके। पीजी में भी यहाँ पर बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अगर तंत्र का एक टॉपिक अगर हम बोले जहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे मैक्स चांसेस है, तो विष के वेग है ना। स्थावर विष के वेग, जांगव विष के वेग, सब अलग अलग हम देखेंगे। पहले आज हम स्थावर विष के वेग देखेंगे, है ना, जो प्लांट बेस्ड धातु बेस्ड वाले, उनके विष के वेग चरक के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार। वाग्भट का भी थोड़ा हम डिस्कस कर लेंगे, बट मोस्टली चरक सुश्रुत वही क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो हम पहला ही चैप्टर अपना चल रहा है कॉन्सेप्ट्स ऑफ अगत तंत्र, जहां पर हम आज देखने वाले विष के वेग। ओके, तो सुश्रुत बता रहे व्हाट इज विष के वेग, कि विष के वेग क्यों उत्पन्न होते हैं, एपिसोड्स क्यों आते हैं करके, है ना। एक साथ लक्षण होकर दिक्कत क्यों, मर क्यों नहीं जाता है करके, है ना। तो यहाँ पर आचार्य सुश्रुत बता रहे, धात्वा अंतरेषु याह सप्त कलाः संपरिकीर्तिता। बचपन में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, है ना, कि धातुओं के बीच में धातु आशय, धातु अंतराशय मर्यादा करके हम देखते हैं, है ना, कि धातुओं के बीच में जो वी कैन से लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड एज कला। तो 7 धातु तो 7 कला, बोले धातुओं के बीच में जो 7 कला होती है, जब विष एक एक कला को प्राप्त करके एक एक धातु में प्रवेश करता है, तब तब विष के वेग आते, विष के एपिसोड्स आते, लक्षण दिखते वैसे वैसे, है ना। तो बोले धातुआ अंतरिक्षु यह आ जाएगा सप्त डैश करके, कि धातुओं के बीच में क्या चीज होती है करके 7, तो बोले कि 7 कला होती है ना। तो बोले तासु एक एकम अतिक्रम्य वेगम प्रकुरुते विषम। जब एक एक का एक धातु से, एक धातु से जब विष दूसरे धातु में जाएगा, तो विष के वेग उत्पन्न होंगे, विष के एपिसोड्स वगैरह आएंगे, है ना। तो ये हम देख रहे हैं, आचार्य सुश्रुत ने बताया कि जैसे सप्त कलाएं, तो जब विष एक धातु से दूसरे धातु में प्रवेश करेगा, तो वहां पर विष के वेग की उत्पत्ति होगी, है ना। तो यहाँ पर हम स्थावर विष के वेग देख रहे हैं, मनुष्य में देख रहे हैं। सुश्रुत ने केवल मनुष्य में बताया, आचार्य चरक के मनुष्य में भी बताएंगे, पशुओं में बताएंगे, पक्षियों में बताएंगे, अलग अलग बताएंगे, है ना। तो पहले तो याद रखना अपने को विष वेग की संख्या कितनी है। स्थावर विष वेग की आचार्य सुश्रुत बता रहे, मनुष्य में खाली बताते सुश्रुत, तो उन्होंने बताया 7, है ना। और जो आचार्य चरक है, ये मनुष्य में तो बताएंगे, ओके, पुरुष में या वी कैन से मनुष्य ले रहे हैं, चलो मनुष्य में उन्होंने 8 बताए, ओके। पशुओं में दैट इज एनिमल्स में वी कैन से, तो उन्होंने 4 बताए, ओके, पशुओं में 4 बताए, और बर्ड्स में, पक्षियों में वो 3 बताते हैं, ओके। तो 3, या स्थावर विष की स्थावर विष वेग की संख्या पूछ ली, तो हम लेंगे सुश्रुत के अनुसार 7, चरक के अनुसार आप शुड बी स्पेसिफिक, मनुष्य में 8, है ना, पशुओं में 4, और पक्षियों में कितने, तो 3। बट खाली इतना बोले चरक के अनुसार विष वेग की संख्या कितनी है, तो आप 8 बोलोगे, क्योंकि मनुष्य में ही पूछना है। अगर उन्होंने स्पेसिफाई किया है एग्जैक्टली कि मतलब पशुओं में कितने, पक्षियों में कितने, तब आप बोलोगे 4 3 एंड ऑल दैट, ठीक है। ये तो हो गई खाली संख्या की बात। उसके बाद हम लक्षण देख रहे हैं। अब लक्षण में हम बहुत सारे
वी कैन से स्टोरी बनाएंगे, है ना, और फिर मतलब कुछ हम लॉजिक्स वगैरह भी यूज करेंगे। तो वी शुड बी वेरी मच लाइक फोकस्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स अपने होने चाहिए यहाँ पर, है ना। तो पहले हम देख रहे हैं प्रथम विश्व वेग। तो यहाँ पर हम धातु के हिसाब से नहीं जा रहे, बिल्कुल धातु के हिसाब से बताएंगे चरक। भले सुश्रुत को डेफिनेशन देने दो कि जब एक धातु से दूसरे धातु में जा रहा है, एक कला को मतलब पार कर रहा है, तब मतलब क्या हो रहा है, विश्व के वेग आ रहे हैं। बट सुश्रुत ऐसे लक्षण बिल्कुल नहीं बताते, वो चरक बताते हैं, है ना, धातु के अनुसार। सुश्रुत बताएगी स्थान के अनुसार, जैसे जैसे प्रवेश कर रहा है। ओके, अब हम सिंपल सी बात लेंगे, जब भी स्थावर विष, तो सीधी बात है हम ओरली ले रहे हैं मोस्टली, है ना, ये तो बात है। जो कोई बाइट बिट करने की बात नहीं है यहाँ पर, हम मूल विष कंद विष की बात चल रही है, तो मोस्टली हम ओरली ले रहे हैं। तो उधर से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो प्रथम वेग में अपने को कहाँ का लक्षण मिल रहा है, जीवा। जब भी आप कुछ चीज खाओगे तो पहले टंग के ऊपर ही रखोगे ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आपको जीवा के ऊपर के लक्षण मिलेंगे, लॉजिक याद रखना है ना। प्रथम विश्व वेग में, प्रथम विश्व वेग मतलब स्टार्टिंग की कंडीशन। तो फॉर एग्जाम्पल वत्सनाभ खा रहे हो, वत्सनाभ को पहले आप जीवा पर रख रहे हो, तो जीवा के लक्षण मिल रहे हैं। क्या हो रहा है, जीवा शैव हो रहा है और जीवा स्तब्ध हो रहा है ना। जीवा अपनी शैव दैट इज साइनोस हो गई और वहां पर जीवा जकड़ गई। ओके, पहले वी शुड नो प्रथम विश्व वेग चल रहा है तो टंग से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि पहले हमने टंग पे रखा, है ना। तो जीवा अपनी शैव हो गई और स्तब्ध हो गई। अब उसके बाद वी विल जस्ट इमेजिन, टंग जब स्तब्ध हो गई दैट इज जकड़ गई, तो बैक फॉल हो गया टंग का, है ना, जिसकी वजह से ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रहा है। ओके, टंग अपनी जकड़ गई, बैक फॉल हो गया, है ना, तो उसकी वजह से ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रहा है। अब ब्रीथिंग डिफिकल्टी की वजह से क्या होगा, जब ऑक्सीजन अपने को मिलेगा नहीं तब हम बेहोश हो जाएंगे। इमेजिन कर लेना है कि किसी ने, एक ने मतलब वसनाप खाया, उसकी टंग श्याव हो गई, जकड़ गई, बैक फॉल हो गया, पीछे की तरफ गिर गई, जिसकी वजह से अपना एयर का सेंटर वगैरह क्लोज हो गया है ना, या वी कैन से जो अपनी विंड पाइप है वो क्लोज हो गई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, और ब्रीथिंग डिफिकल्टी की वजह से वो बेहोश हो गया, ऑक्सीजन कमी हो गई, बेहोश हो गया, सिंपल सी बात है। ये हो गया अपना पहला वेग। ओके, अब दूसरा वेग, अब टंग के बाद हम चलेंगे कंठ में, है ना। अभी आ गए अपने कंठ में, फेरिंग्स वगैरह में आ गए, वी विल से। ओके, तो यहाँ पर कंठ रुझा हो रहा है, और उसके बाद उन्होंने बोला आमाशय प्राप्ति और हृदय वेदना। आमाशय में प्राप्ति बोला, ओके, ये फेरिंग्स। देन वी आर गोइंग फॉर ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद अपना आ रहा है स्टमक। ओके, आमाशय में प्राप्ति, तो वी आर जस्ट सेइंग कि भाई प्राप्ति कहाँ तक पहुंचा है, तो ये अपना कार्डियक स्फिंक्टर, है ना, जो इसोफेगस और स्टमक के अपर एंड के बीच में है। जो अपने डिओडिनम और स्टमक के लोअर एंड के बीच में, दैट इज अपना पाइलोरिक स्फिंक्टर। ओके, तो ये अपना कार्डियक स्फिंक्टर, ये अपना इसोफेगस और ये अपना स्टमक, है ना, गंदा सा डायग्राम इमेजिन कर लो। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने बोला, एक तो सीधी बात है, कंठ में रुझा हो रही है, फेरिंग्स के थ्रू नीचे जा रहा है, तो कंठ में उन्होंने रुझा के। ओके, हम फेरिंग्स के तीन पार्ट देखते हैं, नाजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स, है ना। तो लैरिंजोफेरिंग्स की बात चल रही है, तो कंठ में यहाँ पर क्या हुआ, रुझा हुआ। उसके बाद उन्होंने बोला आमाशय में प्राप्ति, आमाशय में जस्ट पहुंच रहा है, तो आमाशय में पहुंच रहा है, तो उसने क्या किया, कार्डियक स्फिंक्टर के एरिया में पेन किया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हृदय वेदना, कार्डियक, है ना। नॉर्मली आयुर्वेद में मैंने पहले ही बहुत बार बोला है, और नॉर्मली आयुर्वेद में जब लिखा रहता है हृदय वेदना, दैट डजंट ऑलवेज मीन्स कि मतलब चेस्ट पेन हो रहा है करके, वहां पर मोस्टली होता है कि एपिगैस्ट्रम रीजन में पेन हो रहा है ना, मोस्टली होता है। तो यहाँ पर हम अपना लॉजिक ले रहे हैं, ओके, कि कंठ में रुझा हुई, क्योंकि ओरोफेरिंग्स लैरिंजोफेरिंग्स तक पहुंचा था, आमाशय में प्राप्त हो रहा है, पहुंचा नहीं पूरी तरह से अभी, बस मतलब वी कैन से जस्ट अपर पार्ट में, तो आमाशय में प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कार्डियक स्फिंक्टर वाले एरिया में पेन हुआ, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हृदय वेदना। क्लियर है, बाकी हम कर देंगे वेसदा, वेसदा को कंठ रुझा, आमाशय प्राप्ति और हृदय वेदना हुई, तो वेपतु साध दाहा। दिस आर एक्स्ट्रा पॉइंट्स, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, है ना। क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा हृदय वेदना, आमाशय प्राप्ति, कंठ रुझा, जो हम लॉजिकली जा रहे हैं, है ना, नीचे जा रहे हैं। ओके, उसके बाद अब आमाशय में तीसरी वेग है, आमाशय में पहुंच गया, तो ये क्या करेगा, आमाशय में शूल करेगा, है ना। अब तो आमाशय में पूरी तरह पहुंच गया, आमाशय में शूल करेगा। उसके बाद जब हम स्त्रोतस देखते हैं ना, तो स्त्रोतस के विद्ध लक्षण देखते हैं, पढ़ा होगा बचपन में, एक जस्ट रिवीजन दे रहा हूँ। अन्नवह जो स्त्रोतस होता है, अन्नवह स्त्रोतस का वेद होने पर, विद्ध होने पर आंदे होता है, याद रखो ये बात, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अन्नवाह स्त्रोतस का विद्ध होने पर, कि अन्नवाह स्त्रोतस में अगर इंजरी वगैरह हो गई तो आंधे, ब्लाइंडनेस देखा जाता है। तो वी नो कि अपने आमाशय का रिलेशन नेत्र से,
कुछ लोग बोलते हैं अन्नवाह स्रोतस विद होने पर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो रही है जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो रहा है। हम नहीं जा रहे वहां पर, खाली सुन लो, है ना। अन्नवाह स्रोतस का विद लक्षण क्या है? आंधे है, वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण है। जैसे हम देखते हैं कि पिपासा का वेग धारण करने पर कौन सा अपना मतलब सेंस ऑर्गन है इफेक्ट होता है पिपासा वेग धारण पर? कौन सा लक्षण बादरी। दिखता है? बाधिर, वेरी ये गुड, बाधिर। पिपासा वेग धारण में बाधिर इज इंपॉर्टेंट। वैसे अन्नवाह स्रोतस का विद्ध लक्षण एक आंध्या। तो यहाँ पर हम वही वाला कैच कर रहे हैं, है ना, कि आमाशय में पहुंच गया, डेट इज अपने अन्नवाह स्रोतस के मूल स्थान में पहुंचा है। ओके, तो इसकी वजह से नेत्र से रिलेटेड लक्षण मिलेंगे। नेत्र कैसा हो गया? हरित, दुर्वर्ण और शोथ युक्त, है ना। तीसरे वेग में नेत्र में क्या हो रहा है? हरित वन का हो गया, दुर्वन का मतलब डिस्कलरेशन दिख रहा है बॉडी उसकी, और शोथ युक्त, सॉरी बॉडी नहीं उसकी, नेत्र, नेत्र उसकी हरित, शोथ युक्त और दुर्वर्ण। दूसरी बात कैसे याद रख सकते हो भाई? विष की बात चल रही है ना। जब भी अपनी विष की बात चलती है, समुद्र मंथन की बात चलती है, तो हम शिव जी को याद करते हैं, नीलकंठ को हम याद करते हैं, है ना, कि जो विष की उत्पत्ति हुई थी तो शिव जी ने पी लिया था। शिव जी के कितने नेत्र? शिव जी के नेत्र कितने? 3 तीन नेत्र, है ना। तो हम याद रखेंगे तृतीय वेग में नेत्र से रिलेटेड लक्षण है ना। अब नेत्र से रिलेटेड डायरेक्ट दे देंगे वो, कि नेत्र का हरित वन का होना, दुर्वन का होना, शोथ युक्त होना, ये कौन से वेग में देखा जाएगा? तो वी विल इमेजिन त्रिनेत्र, तीसरे वेग में, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो एक तो चलो ये वाला कॉन्सेप्ट तो याद रखो, अन्नभ स्रोतस विद होने पर आंधे होता है। बाकी हम इजीली याद रख सकते हैं, विष का संबंध आ रहा है तो हम शिव जी को याद करें, त्रिनेत्र को याद करें, है ना। तो तृतीय वेग में हम देख रहे हैं कि नेत्र से रिलेटेड लक्षण, जहां पर नेत्र हरित हो गई है, शोथ युक्त हो गई है और दुर्वन हो गए। चलो दो इंपॉर्टेंट चीजें तो यहाँ पर हमने कवर कर लिया, है ना, कि आमाशय में पहुंचने के बाद में तीव्र शूल हो रहा है, और तीसरा जो अपना नेत्र है ना, तीसरी नेत्र की बात चल रही है, जहां पर हरित शोथ युक्त दुर्वन हो गया। और एक क्या कर लेंगे हम? तालु शोष, ये एक्स्ट्रा रट लेंगे हम। तालु फिर हम ऊपर भाग गए, पैलेट पे भाग गए, है ना, तो तालु शोष हो गया, ये हम रट लेंगे अलग से, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं चतुर्थ वेग। अब अपने स्टमक के बाद क्या आता है? कौन सा स्ट्रक्चर आता है जीआई ट्रैक का? ड्यूडेनम डिओडिनम, है ना। अब डिओडिनम का अगर अपने को पता है, ग्रहणी जब हम बोलते हैं तो ग्रहणी किसके बीच में होती है? आमाशय पक्वाशय आमाशय मध्य। या पक्वाशय। आमाशय पक्वाशय मध्य, है ना, आमाशय और पक्वाशय के मध्य होती है। ओके, तो दिस इज अपना आमाशय, दैट इज अपना स्टमक। ओके, फिर हम जा रहे हैं डिओडिनम में। डिओडिनम के कितने पार्ट्स? 4। 4 पार्ट्स, है 4 ना, या 4 पार्ट 4 पार्ट्स। सी शेप हम देख रहे हैं, दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट, है ना, ये थर्ड पार्ट और ये अपना फोर्थ पार्ट। चलो वो तो जस्ट ऐसे बकवास करो, बकवास करो मतलब रिलेटेड नहीं है, बट स्टिल एक रिवीजन। और जो अपना सीबीडी कौन से पार्ट में ओपन होता है? कॉमन बाइल डक्ट, सेकंड सेकंड पार्ट पार्ट ऑफ में। ड्यूडेनम। सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट ऑफ है ना, या सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में अपना बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट ओपन होता है, छोड़ दो वो। अभी हमारे चौथे वेग में, है ना, आमाशय से और नीचे आ गए, तो अब कहाँ बता रहे? पक्वाशय, आमाशय, तोत, है ना। तो हम इमेजिन कर लेंगे पक्वाशय और आमाशय के बीच में, उसके बाद में अपना है ना जेजुनम, इलियम, फिर बाद में लार्ज इंटेस्टाइन एंड ऑल दैट, तो दैट इज अपना पक्वाशय। ओके, दिस इज अपना आमाशय। तो आमाशय के नीचे आ गया, तो डेट इज पक्वाशय आमाशय के बीच में यहाँ पर क्या हो रहा है? तोद हो रहा है ना। तो पक्वाशय आमाशय तोद करके बताया चतुर्थ वेग, लाइन से चल रहा है, कुछ छोड़ा नहीं उन्होंने, है ना। अब जब पक्वाशय आमाशय तोद हो रहा है, तो डिओडेनम इज अ पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, वी नो। तो यहाँ पर क्या हो गया? आंत्रकूजन हो गया, सिंपल सी बात है ना। ओके, फोर्थ वेग में जब पक्वाशय और आमाशय में तोद हो रहा है, तो दैट मीन्स कि इंटेस्टाइन में पहुंच गया, ड्यूडेनम इज अ पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आंत्रकूजन, आंत्र में से गर्गलिंग साउंड्स वगैरह आ रहे हैं, है ना, तो दैट इज आंत्रकूजन हो रहा है। अब वी नो भाई, आंत्र वगैरह में पहुंच गया, वात का स्थान, तो वात भाग रहा है ऊपर, वात का जा रहा है ऊपर की ओर। जब ऊपर की ओर वात जाएगा तो क्या करेगा? हिक्का, तो क्या करेगा? कास। ये सब हम हिक्का और कास के संप्राप्ति में देख चुके हैं, है ना। वात जब ऊर्ध्व गति करता है तो हिक्का कास वगैरह होता है ना, तो हम लॉजिक पकड़ रहे हैं यहाँ पर। ओके, चतुर्थ वेग में ग्रहणी में पहुंच गया, तो पक्वाशय, और लिखना नहीं कहीं पर कि ग्रहणी में पहुंच गया, हो गया गलत, हम लॉजिक पकड़ रहे हैं यहाँ पर, है ना। पक्वाशय और आमाशय में तोद हो रहा है, और पक्वाशय आमाशय तोद हो रहा है, दैट मीन्स ग्रहणी इज अ पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर आंत्रकूजन हुआ, और आंत्रकूजन होने की वजह से वायु भागा ऊपर की ओर, तो जिसकी वजह से हिक्का हो रहा है, कास हो रहा है। और वी कैन से यहाँ पे हिंदी में इन्होंने शिरो गौरव लिखा है, सॉरी शिरो रोग लिखा है, श्लोक का वर्ड है शिरो गौरव। और मतलब वी कैन से हेड अपना भारी भारी से लग रहा है, ऊपर ऊपर वाले लक्षण, है ना, हिक्का, कास और शिरो गौरव मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया चतुर्थ वेग।
पंचम वेग में हम कुछ लॉजिक नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट ट्रिक से रट्टा मारेंगे। पंचम प प्र सभी प वाले यहाँ पर आएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम पंचम वेग में देख रहे हैं सभी प वाले। कफ प्रसेक, पर्व भेद, सर्वदोष का प्रकोप और पकवा दान में वेदना, है ना। यहाँ तो पकवा आमाशय में तोद हो रहा था, दैट इज ग्रहणी वाले एरिया में तोद हो रहा था। अब लिटरली पांचवें वेग में वो कहा गए तो पकवाशय में आ गए अपने, बाकी जो इलियम जेजुनम और मतलब अपने जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहां पर आ गए, तो इसके लिए यहाँ पर पकवाशय में वेदना बोला है। ठीक है, ये तो अपना सीक्वेंस वाइज चल रहा है। ओके, फर्स्ट वेग में हम जीवा देखा था हमने, सेकेंड वेग में हमने कंठ देखा था और कार्डियक स्फिंक्टर तक पहुंचा था। थर्ड वेग में हमने देख लिया कि आमाशय में तीव्र शूल वगैरह करा था। फोर्थ वेग में हमने देखा कि डिओडिनम के पास पहुंच गया तो ग्रहण पकवाशय आमाशय में तोद करा था। फिफ्थ वेग में पकवाशय में पहुंच गया, है ना। तो यहाँ पर पकवाशय वेदना हो रहा है। ठीक है, और बाकी अपने सभी प से याद रखेंगे हम पंचम में कफ का प्रसेक, पर्व भेद और सर्वदोष का प्रकोप, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा बार अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो सर्वदोष प्रकोप, अतिसार, स्कंद पृष्ठ कटी भगना, ये मल्टीपल टाइम्स, ये तीन वाले वर्ड मल्टीपल टाइम्स आए हुए है ना। तो पंचम वेग में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी दोषों का, दैट इज वात पित्त कफ, सभी दोषों का प्रकोप हो रहा है। ठीक है, एक अलग से हम रट्टा मारेंगे वैवर्ण्य, है ना। बाकी सब पाए वाले हैं अपने, कफ प्रसेक, पर्व भेद, सर्वदोष का प्रकोप और पक्वादान वेदना पंचम वेग में, और साथ में हम देख रहे हैं वैवर्ण्य भी पांचवें वेग में। ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं छठे वेग में। छठे वेग में है प्रज्ञा प्रनाश, प्राण नाश बिल्कुल नहीं है। प्राण नाश मतलब तो मृत्यु हो गई, अब मृत्यु हो गई तो छठे वेग में सातवें वेग में किससे मृत्यु होगी, है ना। तो आप संहिता देखोगे, संहिता के हिंदी में भी प्राण नाश लिखा है जो गलत है। श्लोक का वर्ड देखना अपने को, है ना, प्रनाश करके उन्होंने बोला है। ओके, तो यहाँ पर प्रनाश मतलब प्रज्ञा प्रनाश मतलब बुद्धि का नाश की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, तो आप श्लोक के वर्ड पे ध्यान दोगे, प्रज्ञा प्रनाश, प्राण नाश नहीं लिखोगे। प्राण नाश मतलब मर गया ना भाई, मरेगा तो सातवें वेग में सुश्रुत के अनुसार, चरक के अनुसार आठवें वेग में। छठे वेग में ही मर गया तो अतिसार कैसे होगा, शोल्डर डिसलोकेशन वगैरह कैसे हो गए, कोई लॉजिक नहीं है वहां पर, है ना। तो यहाँ पर हम प्रज्ञा प्रनाश करके याद रखेंगे कि उसके बुद्धि का नाश हो गया। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं अतिसार हो रहा है। अतिसार के कितने प्रकार, चरक सुश्रुत, छह छः प्रकार। 6 प्रकार, है ना। अतिसार के 6 प्रकार, चरक बोलते हैं वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, भयज, शोकज, है ना। ऐसे हम देखते हैं। तो अतिसार के 6 प्रकार, तो अतिसार आ गया अपने छठे वेग में। और यहाँ पर बुद्धि का विनाश, क्या बुद्धि का विनाश हो रहा है छठे वेग में। जब हम गर्भ का मासानुमासिक वृद्धि देखते हैं, पंचमे बताओ, पंचमे डैश, पंचमी बुद्धि। बुद्धि हाँ कहा पंचमे बुद्धि, नहीं षष्ठी मन्य बुद्धि षष्ठे बुद्धि होती है। षष्ठे बुद्धि होती है। पंचमे पूछा मैंने, पंचमे क्या, मन्य प्रतिबुद्ध वेरी गुड, मन पंचमे प्रतिबुद्धि। मनाहा, षष्ठे बुद्धि, है ना। मेरे को षष्ठे बुद्धि में जाना था बट मैंने पहले पूछ लिया, है ना। तो पंचमे मनाहा षष्ठे बुद्धि, छठे महीने में बुद्धि की उत्पत्ति होती है। वही लॉजिक हम यहाँ पर पकड़ेंगे। छठे वेग में क्या हो रहा है, तो बुद्धि का नाश हो रहा है। कोई लेना देना नहीं है, खाली छठा छठे की वर्ड की बात है, बाकी लॉजिक नहीं है, ट्रिक है विज्ञान से। ओके, षष्ठे बुद्धि हम देखते हैं कि छठे महीने में गर्भ में मतलब बुद्धि की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर हम छठे वेग में देख रहे हैं बुद्धि का नाश हो रहा है ना। तो प्रज्ञा प्रनाश, बुद्धि का नाश, और यहाँ पर क्या हो रहा है, अतिसार हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल आप कुछ स्किप नहीं करोगे, एक वर्ड भी स्किप नहीं करोगे यहाँ पर, है ना। उसके बाद हम देख रहे हैं सप्तम। जब अपने को पता है भाई क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, तो वहां पर आप वैवर्ण्य जैसे वर्ड को भी, या फिर वेपतु सात दाह जैसे वर्ड्स को भी आप नहीं छोड़ोगे, क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर, है ना। सातवें वेग में हम क्या देख रहे हैं, स्कंद पृष्ठ कटी भंग, है ना, कि वहां पर भी क्या से डिसलोकेशन फ्रैक्चर वगैरह हो रहा है, कि शोल्डर एरिया में, पीठ में, कमर में, है ना। तो वहां पर क्या हो गया, तो भंग। ओके, और क्या हो रहा है, फाइनली श्वास रोध से मृत्यु, है ना। तो बोलते सन्निरोध, दैट इज श्वास अवरोध से क्या हो रही है, तो मृत्यु हो रही है ना। तो ऐसे अपने हो गए 7 विश्व वेग के लक्षण सुश्रुत के अनुसार, है ना। स्थावर विश्व के 7 वेग, और उसके हमने लक्षण वगैरह देख लिए। अब हम चलेंगे चरक के पास। आचार्य चरक बताएंगे मनुष्य में 8 वेग, है ना। पशुओं में बताएंगे वो 4 वेग, और पक्षियों में बताएंगे 3 वेग। पहले हम मनुष्य का देख रहे हैं। अब चरक ने बताया, यहाँ पर धातु के अनुसार चरक बता रहे हैं, तो हम धातु के अनुसार लक्षण याद करेंगे मोस्टली, बाकी हम रटेंगे, है ना। प्रथम विश्व वेग में विशुन्नो, रस धातु की विकृति, द्वितीय में रक्त की, है ना। ऐसा अपना चलते रहेगा जहां तक हम देखेंगे तीसरे तक। तीसरे में मांस धातु की विकृति, चौथे में आ जाएगा वात आदि दोषों का प्रकोप, और फिर बाद में ये सब तो इन्होंने खुद से बना दिया है, ऐसे कुछ नहीं है, बाकी उन्होंने अपना अपना चरक लक्षण बताया। ओके, तो प्रथम विश्व वेग में हम देख रहे हैं रस धातु की दुष्टि हो रही है। अब रस धातु की दुष्टि हो रही है तो लक्षण मोस्टली कैसे मिलेंगे, कफज लक्षण वगैरह तो मिलेंगे, है ना।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लाला स्त्राव वमथु, है ना। एक तो मतलब सलाइवेशन बढ़ गया, वमथु मतलब वॉमिटिंग भी होता है, वमथु मतलब वॉमिटिंग की इच्छा भी होती है ना। अब हिंदी में डायरेक्ट उन्होंने वमथु को वमन लिखा है, वमन तो हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, वमन इज अ कर्म, फोर्स्ड एमेसिस, हम छर्दी ले लेंगे, कोई नहीं, बट छर्दी फिर आएगा, तो वमतु वर्ड याद रखो श्लोक का, है ना। तो हम देख रहे हैं प्रथम विश्व वेग में रस धातु की विकृति, तो लाला स्त्राव वमतु दैट इज छर्दी मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, प्यास दैट इज तृष्णा, मोह, दंत हर्ष और क्लम, ये भी मिल रहा है। चलो दंत हर्ष तो मिलना ही था, प्रथम विश्व वेग है, स्टार्टिंग वाला टंग, टूथ, है ना, वैसे वाले लक्षण वगैरह अपने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दंत हर्ष, बट रट लोगे यहाँ पर, ओके। रस धातु का क्षय जब होगा, सीधी सी बात है, तो वहां पर क्या होगा, अपने को प्यास लगेगी, है ना। तो रस धातु का क्षय, रस इस अपना जलीय भाग, तो अगर रस धातु का क्षय हो रहा है तो वहां पर अपने को प्यास लग रही है, तो रस धातु के विकृति की वजह से तृष्णा हो रहा है, तृष्णा की वजह से मोह हो रहा है, और पहला ही है तो दांतों में हर्ष हो रहा है, और कफन वाले लक्षण लालास्त्राव वमतु, और क्या मिल रहा है अपने को, क्लब मिल रहा है, रट लोगे थोड़ा। रक्त की विकृति इज क्वाइट इजी, जब रक्त की विकृति हो रही है तो कौन से दश के लक्षण दिखेंगे, कौन से दोष के, पित्त। पित्त पित्त के, पित्त के पित्त के, तो अपने को टिपिकली पित्त लक्षण यहाँ पर मिलेंगे मोस्टली, है ना। मूर्छा पित्त लक्षण, विवर्णता पित्त लक्षण, भ्रम पित्त लक्षण, है ना। वैवर्ण्य मोस्टली हम देखते हैं, चलो वात की वजह से श्याम वरुण वर्ण, कफ की वजह से शुक्ल पांडु वर्ण, बट पित्त की वजह से मल्टीपल कलर देखते हैं कभी भी, नील पीत रक्त हरित हरिद्र, है ना, कृष्ण, ऐसे सब देखते हैं। तो हम देख रहे हैं, और सीधी बात है ना, स्किन का डिस्कलरेशन, कभी भी अपने को स्किन डिजीज हो गया, डिस्कलरेशन वगैरह हो गया, तो हम नॉर्मली सोचते हैं भाई रक्त की दृष्टि है करके, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं विवर्णता, है ना, कि स्किन के कलर में चेंजेस वगैरह हो रहा है, भ्रम हो रहा है, चक्कर वगैरह आ रहा है, मूर्छा बेहोशी वगैरह हो रही है, टिपिकली पित्तर लक्षण है, भ्रम मूर्छा एंड ऑल दैट, ओके। बाकी इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर तमक श्वास है ना, यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा मोस्टली, अगर क्वेश्चन बनाए तो यहाँ पर बनाए सुश्रुत के तमक श्वास के ऊपर, कि तमक श्वास कौन से मतलब वेग में होगा, स्कंद भग्न कभी होगा करके एंड ऑल दैट, तो तमक श्वास इज इंपॉर्टेंट। चरण ने श्वास कौन से वेग में बताया था, याद करो, चरक ने श्वास बताया था कौन से वेग में, टंग जड़ हो प्रथम गई में थी, बैक फॉल कर रहा था, प्रथम में प्रथम में, या चरक ने श्वास प्रथम वेग में ही बता दिया था, सुश्रुत ने तमक श्वास द्वितीय वेग में बताया, इंपॉर्टेंट है ना, ये सब वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। और क्या हो रही है, चिमचिमाहट हो रही है, ओके, अपने स्किन पे चिमचिमाहट वगैरह हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं तीसरा वेग, तीसरे वेग में मांस धातु की विकृति हो रही है, मांस धातु में सभी स्किन वाले लक्षण अपने को मिलेंगे, है ना, कि मंडल की उत्पत्ति हो गई है, ईचिंग हो रहा है, कोट हो रहा है, कोट इज ऑल्सो अपने स्किन के लेजन्स वगैरह होते हैं, ओके, और शोथ हो रहा है। तो यहाँ पर जस्ट वी विल इमेजिन कि अपनी त्वक है, त्वक के बाद अपनी मांस है, तो मांस की दृष्टि हो गई, तो सभी स्किन के पर अपने लक्षण दिख रहे हैं, खाली वैवर्ण्यता वो सेकंड में चले गया था रक्त की दृष्टि में, बाकी स्किन के हम देख रहे हैं कि मंडल की उत्पत्ति, कंडू की उत्पत्ति, कोट की उत्पत्ति, है ना, और स्वेलिंग वगैरह आ रहा है, स्वेलिंग अपने को स्किन पे दिखेगी, क्यों, क्योंकि मांस की वहां पर विकृति हो गई। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है मंडल, कंडू, कोट और शबतु, हम जस्ट इमेजिन कर लेंगे अपनी स्किन है, स्किन के बाद भी नो कि मतलब एडिपोज टिश्यू एंड ऑल दैट सब रहता है, कोई नहीं, हम डायरेक्ट मांस पे डाल रहे हैं, त्वक मांस, ओके। तो मांस की विकृति हो गई, तो स्किन के ऊपर अपने लक्षण मिल रहे हैं, तो मंडल, कंडू, कोट, और यहाँ पर क्या हो रहा है, स्वेलिंग भी आ गई, ओके, मांस की विकृति होने की वजह से, ओके। तो ये हो गया तीसरा वेग। चतुर्थ वेग में क्या हो रहा है, वात आदि दोषों का प्रकोप हो रहा है, वात आदि दोष तो मतलब सभी दोष, दैट इज त्रिदोष का प्रकोप हो रहा है। सुश्रुत ने कब बताया था, सर्वदोष पंचम पंचम, पंचम सुश्रुत ने प वाले सभी पंचम में बताए थे, है ना, पर्व भेद, प्रसेक, और फिर मतलब प्रकोप, सर्वदोष का, ये सभी पंचम में बताया था। चरक ने कहा बता दिया, वात आदि दोषों का प्रकोप, तो चतुर्थ में बता दिया। अब जब वात आदि दोषों का प्रकोप, तो त्रिदोष का प्रकोप, तो लक्षण भी त्रिदोषक मिलेंगे ना, क्या मिल रहा है अपने को, अंगशूल वात लक्षण, दाह पित्तज, मूर्छा पित्तज, और छर्दी कफन लक्षण, है ना। तो वैसे याद रखो कि चतुर्थ वेग में सर्व दोष का प्रकोप हो रहा है, या वी कैन से वात आदि दोषों का प्रकोप हो रहा है चरक के अनुसार, और सुश्रुत ने पंचम वेग में बता दिया था कि सर्वदोष का प्रकोप हो रहा है, इंपॉर्टेंट है ना। श्वास कहाँ पर है, सर्वदोष का प्रकोप कहाँ पर है, चरक के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार, वी शुड बी वेरी स्पेसिफिक। सुश्रुत ने श्वास बताया था फर्स्ट वेग में, चरक ने तमक श्वास बताया था सेकेंड वेग में, ओके। सुश्रुत ने जो सर्वदोष का प्रकोप बताया था पंचम वेग में, चरक ने वात आदि दोषों का प्रकोप बताया चतुर्थ वेग में। जो वात आदि दोषों का प्रकोप, तो वात पित्त कफ तीनों, तो तीनों के लक्षण मिल रहे अपने को, अंगशूल, ओके, दाह, मूर्छा और छर्दी,
छर्दी मिल रहा है ना, श्लोक के वर्ड में हम जाएंगे, छर्दी मिल रहा है यहाँ पर। पंचम वेग में हम नेत्र पे जा रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो बोले पेशेंट जो है, या पेशेंट मतलब जिसने भी स्थावर विष का सेवन किया है, वो सभी चीज को ब्लू कलर का देखेगा, नील वन का देखेगा, है ना। और बोलते तमसश्च दर्शनम, कि अंधेरा अंधेरा दिखेगा। एक तो नील वन का देख रहा है और दूसरा क्या देख रहा है, तो अंधेरा अंधेरा, तमसश्च दर्शनम। तमह प्रवेश बिल्कुल नहीं है। तमह प्रवेश मतलब होता है अंधकार में प्रवेश करना। तमसश्च दर्शन मतलब क्या होता है, कि सभी जहां पर भी देख रहा है सभी मतलब उसको अंधेरा दिख रहा है, काला काला दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को ध्यान में रखना है, पंचम वेग में आचार्य ये चरक बता रहे हैं ना, चरक का मंत्र चल रहा है। बोलते हैं सभी चीजों को नील वन का देखना और अंधकार देखना, ये पंचम वेग में आ रहा है। तो नील आदि नाम दर्शनम, तमसश्च दर्शनम, ये किसका लक्षण है, पंचम वेग का लक्षण है। छठे वेग में क्या हो रहा है, हिक्का हो रहा है ना। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर छठे वेग में क्या हो रहा है, हिक्का। आचार्य जो सुश्रुत थे उन्होंने छठे वेग में एक तो अतिसार बताया था, और क्या बताया था, षष्ठी बुद्धि, प्राणपनाश। प्रज्ञा प्राणश प्रज्ञा प्रनाश। प्रज्ञा प्रनाश, फिर प्राणों का नाश बोलते हो। प्रज्ञा प्रनाश, जो बोलता नहीं करना है वो मत करो, है ना। प्रज्ञा प्रनाश, है ना, बुद्धि का नाश होता है वहां पर, प्राणों का नाश नहीं होगा। प्राणों का नाश होगा तो मृत्यु होगी, तो प्राणों का नाश कैसे हो रहा है ना। प्रज्ञा प्रनाश, बुद्धि का नाश होता है वहां पर। श्लोक के वर्ड में जाओ, है ना, हिंदी में नहीं जाना है कभी भी। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं छठे वेग में क्या हो रहा है, तो हिक्का हो रहा है। ये नहीं करना ना मृत्यु सूचक, ये सब बकवास नहीं करना। ओके, ये उनका खुद का मत है, ये सुश्रुत का मत बिल्कुल नहीं है। छठे वेग में क्या हो रहा है, हिक्का हो रहा है। सातवें वेग में क्या हो रहा है, स्कंद भग्न, है ना, कि शोल्डर जो जॉइंट है उसका डिसलोकेशन हो रहा है। ओके, तो डेट इज स्कंद भग्न। आचार्य जो सुश्रुत थे उन्होंने स्कंद पृष्ठ कटी भग्न कहाँ पर बताया था, सप्तम में। सप्तम में ही बताया था, है ना। सप्तम में ही बताया था और सप्तम में ही मृत्यु कर दिया था। और जो चरक है, चरक ने स्कंद भग्न बोला, इन्होंने भी बोला सप्तम में, है ना। सुश्रुत का भी हम देख रहे हैं, स्कंद पृष्ठ कटि भंग, ये सप्तम में ही बता रहे हैं। और वहीं पर मृत्यु भी कर दिया था उन्होंने। चरक क्या कहते हैं, चरक खाली स्कंद भग्न बताते हैं सप्तम में, और आठवें वेग में मृत्यु बताते हैं। आठवें वेग में बोलते हैं कि मृत्यु होगा करके, है ना। तो ये डिफरेंस है। सुश्रुत के अनुसार सातवें वेग में, सात ही वेग थे, तो सात में ही मतलब श्वास अवरोध की वजह से मृत्यु हो रही थी, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, या वी कैन से रेस्पिरेटरी सीजेशन की वजह से वहां पर क्या हो रही थी, तो मृत्यु हो रही थी, है ना। आचार्य जो चरक है वो आठवें वेग में मृत्यु करे, क्योंकि आठ वेग बताया उन्होंने, सिंपल सी बात है। उसके बाद हम देख रहे हैं अष्टांग संग्रह का मत, विच इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, फिर भी है तो हम देख ही लेंगे, कोई ये नहीं। ओके, इन्होंने प्रथम वेग में रक्त की दृष्टि बताई। चरक ने कौन से वेग में रक्त की दृष्टि बताई थी, दूसरे। दूसरे में बताई थी, है ना। तो इन्होंने प्रथम वेग में ही रक्त की दृष्टि बता दी। थोड़ा एक कदम आगे चल रहे हैं चरक से, है ना। चरक ने शोध कौन से वेग में बताया था, तृतीय में। चरक ने शोध अर्ध। तृतीय में बताया था, है ना। जब हमने देखा था कोट, मंडल और फिर कंडू, शोध, ये थर्ड में हमने देखा था, इन्होंने द्वितीय में बता दिया। चरक ने चिमचिमाहट कहाँ पर बताया था, सेकंड में। द्वितीय सेकंड में वेग। बताया, द्वितीय में बताया था, है ना। तो इन्होंने थर्ड में बता दिया, थोड़ा उल्टा ऊपर नीचे कर रहे हैं। चतुर्थ वेग में मूर्छा, है ना, तो चरक भी बता रहे थे, सेकंड वेग में भी बताया था, फोर्थ वेग में भी बताया था उन्होंने मूर्छा। ओके, तो इन्होंने फोर्थ वेग में मूर्छा बता दिया। ज्वर याद रख लोगे यहाँ पर आप। ओके, ज्वर इंपॉर्टेंट। फिफ्थ वेग से आप याद करना चालू करो, दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। पांचवें वेग में क्या हो रहा है, पांडु हो रहा है और जीवा में शोध हो रहा है। छठे वेग में क्या हो रहा है, रिधि वेता, हृदय में बेचैनी वगैरह हो रही है, क्योंकि मरने वाला था। अब मरने वाला तो पहले बेचैन हो जाते हैं ना, कभी कभी होता है, आप देखते हैं पेशेंट को कि रेस्टलेस हो गए, बेचैन हो गए, पता चल जाता है कि भाई अब मरने वाले करके। तो छठे वेग में क्या हो रहा है, हृदय व्यथा। सातवें वेग में क्या हो रहा है, मृत्यु हो रहा है। पांचवें वेग में पांडु और जीवा शोथ हो रहा है। पांडु का अगर हम स्पेसिफिक एक अगर हम उपद्रव बोले तो शोथ है, ये अपने को पता है। पांडु में शोथ इज वेरी कॉमन थिंग, एनीमिक पेशेंट में स्वेलिंग आना इज वेरी कॉमन थिंग, है ना। तो पांडु जहां पर हो रहा है वहीं पर जीवा शोथ हो रहा है। हमने पांडु से रिलेटेड जो असाध्य लक्षण है वहां पर भी हमने शोध मल्टीपल टाइम देखे, याद रहेगा अपने को जब हम चरक चिकित्सा सोना पढ़ रहे हैं, है ना। तो चतुर्थ वेग में ज्वर है, पंचम वेग में पांडु जीवा शोध, छठे वेग में हृदय व्यथा और सातवें वेग में मृत्यु है। ठीक है, अष्टांग का इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ना के बराबर बने, चरक सुश्रुत के बनते रहते बार बार। ओके, उसके बाद हम पशु और पक्षियों में बता रहे हैं, ये तो चरक ही बता रहे अपने, है ना। पशुओं में उन्होंने 4 वेग बताए थे, पक्षियों में 3 वेग बताए थे। ओके, एमओ के पेपर में आ जाते हैं क्वेश्चन, याद रखना, है ना। तो मतलब चतुष्पदम स्यात् चतुर्विधः, कि चतुष्पद दैट इज अपने टेट्रापॉड्स जो पशु वगैरह उनके 4 वेग और पक्षियों के 3 वेग। तो पहले हम पशुओं के 4 वेग देख रहे हैं, है ना। तो बोले सीदति भ्रमति च,
पहले वेग में क्या होगा, सीदती अवसाद। हम इमेजिन कर लेंगे जो प्राणी था, पशु था, एनिमल था, वो डिप्रेशन में गया। जस्ट इमेजिन कर लो आपके घर में कुत्ता है ना। कुत्ते को हम इमेजिन कर लेंगे क्योंकि कुत्ते के ऊपर बहुत इजीली आप याद कर लोगे। ओके, तो उसको लगा भाई उसने विष का सेवन कर लिया है, अब वो क्या हो गया, डिप्रेशन में चले गया। ओके, और फिर यहाँ वहाँ घूमने लगा। बोला भाई कोई संभालो करके, क्या बोलो अभी है कि मतलब मैंने विष खा लिया करके, चूहे मारने की दवा मैंने खा ली करके, है ना। तो पहले तो डिप्रेशन में चले गया। अब डिप्रेशन में जाने के बाद फिर वो यहाँ वहाँ भटकने लगा। भ्रम, एक्चुअली भ्रम इस चक्कर आना, बट भ्रम मतलब भटकना करके हम सुन लेंगे, है ना। इमेजिन कर लो स्टोरी। ओके, सीधा थी अवसाद डिप्रेशन में चले गया और भ्रम भटकने लगा। ओके, फिर जब उसको पता चला भाई घर पे कोई नहीं है ना, तो उसको फिर उसकी बॉडी कांपने लगी। अब सोचा भाई अब तो निकल लिए, अब किसको पता, कोई दिख ही नहीं रहा है, भटक लिया उसने। तो वो वे पते कि कंपन होने लगा। फिर कंपन होने लगा, डरा हुआ था। तीसरे वेग में उसने मान लिया भाई चलो अब तो कुछ नहीं हो सकता करके। दूसरे वेग में तो डरा हुआ था तब कंपन हो रहा था। तीसरे वेग में उसने मान लिया अब कुछ नहीं हो सकता, तो शून्य था, है ना, पड़ा हुआ है ऐसे ही, कोई मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं, मंद आहार हो, खाना भी छोड़ दिया। और ये बहुत ही कॉमन सी बात है, जब भी हम देखते हैं अपने पेट्स वगैरह, जब भी किसी ने पाला होगा तो वी नो, अगर वो मरने वाले होते हैं तो वो पहले खाना छोड़ देते हैं, है ना। अग्नि वगैरह मंद है सब है, अभी क्या ही खाएंगे वो, तो बोले मंद आहार हो। तीसरे वेग में शून्य हो गए, है ना, कोई मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं, एकदम आराम से पड़े हुए। और आहार भी कैसे, मंद आहार हो, कम खाने लगे। और चौथे वेग में उन्होंने बोला म्रियते श्वसेन ही चतुर्थ वेगे, है ना, कि मतलब रेस्पिरेटरी सीजन की वजह से, कि ब्रीथिंग डिफिकल्टी वगैरह की वजह से वी कैन से फोर्थ वीक में क्या हो गई, तो मृत्यु हो गई, है ना। तो इमेजिन कर लेगा हम स्टोरी, एक कुत्ता इमेजिन कर लो कि पहले उसने मतलब चूहे मारने वाली दवा खा ली तो डिप्रेशन में चले गया, यहाँ वहाँ भटकने लगा। उसके बाद में फिर वो डर गया कि कोई मिल नहीं रहा है, तो उसके बॉडी पे कंपन होने लगी। तीसरे वेग में उसने मान लिया भाई चलो कोई नहीं है, तो अभी पड़ा सा था, फिर बाद में उसने खाना पीना छोड़ दिया, शून्य मंद आहार। और फिर चतुर्थ वेग में क्या हो गया, ब्रीथिंग डिफिकल्टी की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब पक्षी के बारे में हम सोच रहे हैं। अब पक्षी का जो पशुओं का पहला वेग था, उसको हम दो इसमें डिवाइड कर देंगे यहाँ पर पक्षियों में। विहंग, दैट इज पक्षी, है ना, विहंग मतलब पक्षी को बोलते हैं। ओके, तो बोलते हैं ध्यायति विहंग प्रथम वेगे, है विहंग प्रथम वेगे, कि जो पक्षी है प्रथम वेग में ध्यायति, सोच में पड़ गए, है ना, ध्यान चिंता में पड़े हुए। ओके, देखो पशु वगैरह भी पहले अवसाद डिप्रेशन में चले गए थे, पक्षी वगैरह भी पहले मतलब क्या, तो मानसिक लक्षण मिल रहे हैं अपने को प्रथम वेग में, ये पता होना चाहिए। खाने के बाद उनको पता चल गया तो मानसिक लक्षण मिल रहे हैं। तो प्रथम वेग में ध्यायति की चिंता में पड़ गई, भाई क्या खा लिया मैंने करके ना, दाने के नाम पर मतलब उसने चूहे मारने वाली दवा दे दी। ओके, तो ध्यायति चिंता में पड़ गए। ओके, अब दूसरे वेग में प्रभ्राम्यति, दूसरे वेग में मतलब क्या, भ्रम हो रहा है, भ्रम हो रहा है मतलब चक्कर आ रहा है, बट हम सोचेंगे भटक रहे। पशु जो थे प्रथम वेग में ही डिप्रेशन में थे, और प्रथम वेग में ही भटकने लगे थे, थोड़े मतलब ज्यादा दिमाग वाले होते हैं पशु एज कम्पेयर टू पक्षी। तो इसके लिए पहले वेग में ही थोड़ा डिप्रेशन में चले गए थे, बाद में भटकने भी लग गए। और जो पक्षियाँ थी वो थोड़ी कम दिमाग वाली, छोटी सी बेचारी, तो उनकी दिमाग की बत्ती थोड़ी लेट जली। प्रथम वेग में तो चिंता में पड़े थे, ध्याय थी। दूसरे वेग में भ्रम, है ना, भटकने लगे, भटकने लगे बिल्कुल नहीं है, भ्रम मतलब चक्कर आ रहा है आपको, है ना। उसके बाद में स्त्रस्त अंगष्ट तृतीय विश्व वेगे याति पंचत्व, पंचत्व मतलब मृत्यु, पंचत्व की प्राप्ति हो गई। स्त्रस्त अंग, बॉडी उनकी शिथिल हो गई थर्ड वेग में, और मतलब मृत्यु हो गई, है ना। हमने मनुष्य में भी देखा है, स्कंद पृष्ठ कटि भग्न, है ना, सप्तम वेग में सुश्रुत बता रहे थे कि अपने मतलब स्कंदे पृष्ठ कटि भग्न, कि यहाँ पर मतलब सब डिसलोकेशन हो गए तो बॉडी शिथिल हो गई। चरक भी बता रहे थे कि सप्तम वेग में स्कंद भग्न, कि मतलब यहाँ पर बोला उन्होंने कंधा लटकना, तो बॉडी शिथिल हो गई, डिसलोकेशन हो गई, शिथिल हो गई। तो वैसे पक्षियों में भी हम देखते हैं जब वो मरने वाले, तो उनकी बॉडी कैसे हो गई, त्रस्त अंग, शिथिल हो गई, सब बॉडी उनकी लटक गई, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये हो गया पशुओं में पक्षियों में, जैसे स्टोरी बता रहा हूँ वैसे याद रखो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद हम देख रहे हैं वेगांतर, धातु से जब दूसरे धातु में जाते समय जो मतलब लक्षण दिखते हैं, डैट इज अपने विश वेग, है ना। अब हम देख रहे हैं वेगांतर, वेगांतर इस काल। ओके, जब एक कला को प्राप्त करते समय या एक कला को पार करते समय जो समय लगता है, दैट इज वेगांतर। जो लक्षण दिख रहे हैं दैट वाज वेग अपने, और जो पार करते समय जो समय लगता है दैट इज अपना वेगांतर। येन अंतरेण तु कलाम काल कल्पम भिन्नति ही समीर्णेन हूयमानम तत्व वेगांतरम स्मृतम, है ना। बोले वायु के वजह से उदीरन होने पर, वायु क्या करता है, प्रेरित करता है, विश्व का मूवमेंट करता है। सभी मूवमेंट करवाने वाला वायु, वायु गति करवाने वाला, है ना। तो विष का मूवमेंट करवाने वाला भी एक धातु से दूसरे धातु में वायु है। तो बोले वायु से प्रेरित विष
जब एक धातु से दूसरे धातु में प्रवेश करता है तो कला को पार कर रहा है, और उसमें जो समय लगता है दैट इज वेगांतर, और उसके जो लक्षण दिख रहे हैं दैट इज अपने वेग, है ना। तो बोलते ये अंतरिन तो कलाम काल कल्पम भिन्नति ही, बोले कला में लगने वाला काल कि उसका भेदन करने के लिए एक धातु से जब दूसरे धातु में जा रहे हैं तो उनके बीच में कला है ना। तो ये कला का भेदन करते हुए जब वो दूसरे धातु में प्रवेश कर रहे हैं वायु के द्वारा प्रेरित होने पर, उस समय को हम क्या बोलेंगे, तो वेगांतर बोलेंगे। उस काल को जितना टाइम लग रहा है उसको हम क्या बोले, तो वेगांतर। तो वही पूछ लिया, विश्व के वेग में कारणीभूत कौन, तो वायु, है ना। और फिर विश्व का एक धातु से दूसरे धातु में जाने के लिए जो कला को मतलब भेदन करके वे जाते हैं तो उसमें समय लगता है, उसको क्या बोलते हैं, तो आप बोले वेगांतर। बच्चों वाली बात है, कोई नहीं पूछ रहा वहां पर, है ना। उसके बाद स्थावर विश्व के सामान्य लक्षण, तो यहाँ पर आप श्लोक रटोगे, है ना। पहले तो हम स्थावर विश्व के सामान्य लक्षण देख रहे हैं, फिर हम बाद में सभी देखेंगे, मूल विष, पत्र विष, पुष्प विष एंड ऑल दैट। तो सामान्य लक्षण, बाकी जो विश्व के 10 अधिष्ठान थे उसके जो लक्षण है, यूजी पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, पीजी पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, देखेंगे हम। अब स्थावर विश्व के सामान्य लक्षण है, यहाँ पर श्लोक रटना चाहिए, यूजीओ पीजीओ डजेंट मैटर, आ जाएगा इनमें से कौन सा स्थावर विश्व का लक्षण नहीं है करके, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो 3 इसमें से ऑप्शन दे देंगे, एक कुछ भी बना देंगे वो, है ना। तो यहाँ पर अपने को श्लोक रटना है, बट एक सिंपल सा एक लॉजिक देता हूँ कि लॉजिक हम क्या रख सकते हैं। स्थावर विष मोस्टली हम ओरली ले रहे हैं, है ना। तो सभी मोस्टली बॉडी के अपर पार्ट वाले अपने को लक्षण दिखेंगे, है ना। तो बोले स्थावरम तो ज्वरम हिक्कम दंत हर्षम गलग्रहम फेन वमी अरुचि श्वास मूर्छाश्च जनेत विषम। तो बोले स्थावर विष की वजह से क्या होगा, एक तो ज्वर, ज्वर इस आमाशय समुत्थ, तुम बॉडी का अपर पार्ट ले रहे हैं, है ना। हिक्का ऊपर की ओर, दंत हर्ष सीधी बात है दांत ऊपर की ओर, गल ग्रह गला भी अपना ऊपर, जकड़ाहट हो रही है ना गले में, फेन वमी फ्रॉथिंग हो रहा है, मुंह से मतलब फेन झागदार वमन हो रहा है, फ्रॉथिंग वगैरह हो रही है ना। अरुचि, श्वास, मूर्छा, मूर्छा भी मतलब कब, जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई ठीक तरह से नहीं हो रही है ना, सिंकोप वगैरह हो रहा है। तो सभी टिपिकली ऊपर वाले लक्षण है, बट इतना बोल के नहीं चलेगा, आपको श्लोक रखना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। तो स्थावरम तो ज्वरम हिक्काम दंतर्षम गलग्रहम फेन वमी अरुचि श्वास मूर्छाश्च जनित विषम। अब हम देख रहे हैं, जब भी हम देखते हैं भाई हिक्का होता है, श्वास होता है, तो हम तीसरा देखते हैं भाई कास है नहीं है, तो नहीं है कास यहाँ पर, याद रखना, है ना। यहाँ पर कास नहीं है, ओके। झागदार वमन तो हो रहा है, ओके, झागदार छर्दी तो हो रही है, बट यहाँ पर अतिसार नहीं है। अतिसार इस नीचे का लक्षण, छर्दी इस ऊपर का लक्षण, तो स्थावर विष में ऊपर का लक्षण मिलेगा, तो अपने को झागदार वमन मिल रहा है, ठीक है। अतिसार नहीं है, कास भी नहीं है, ये बात ध्यान रखो, आ जा गया, कास आने के चांसेस ज्यादा है। इनमें से स्थावर विष का लक्षण नहीं है ना। हिक्का, गलग्रा, श्वास, कास, तो बोलेंगे कास नहीं है करके, है ना। 2 ऑप्शन मैंने दे दिए जो बन सकते हैं, और भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, पांडु डाल सकते हैं, कामना डाल सकते हैं, दाहा डाल सकते हैं, ऐसे कुछ भी डाल सकते हैं। तो इसके लिए श्लोक रट लेना इज बेटर। स्थावरम तो ज्वरम हिक्कम दंतहर्षम गलग्राम फेन वमी अरुचि श्वास मूर्छाश्च जनित विषम। उसके बाद हम देख रहे हैं स्थावर विश्व के विशिष्ट लक्षण, जो यूजी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं, पीजी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ना। स्थावर विश्व के 10 अधिष्ठान हमने देखे थे, उसके एग्जाम्पल्स वगैरह देख लेते हैं। अभी हम अधिष्ठान के अनुसार लक्षण देख रहे हैं, है ना। पहले हम देख रहे हैं मूल विष। अब मूल विष तो हम याद कर लेंगे, मूल से मुक्त कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्योंकि मूल विष और पत्र विष इतने कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, सुन लो पर, ओके। तो मूल विष में हमने मुप मप जो करना है कर लो, ओके। तो यहाँ पर अपना मोह हो रहा है, उद्वेष्टन हो रहा है और प्रलाप हो रहा है मूल विष में, है ना। तो हम कर लेंगे मूल का मोह, ओके। तो यहाँ पर मोह, उद्वेष्टन और प्रलाप। पत्र विष में आप जस्ट कर लो कि यहाँ पर भी एक यू है, उद्वेष्टन वाला ही है, जिम्बा, उद्वेष्टन और श्वास पत्र विष में। उसके बाद वाले कुछ इंपॉर्टेंट है, वहां पर हम ध्यान देंगे, है ना। एक हम देख रहे हैं फल विष। फल विष में क्या रहा है, मुश्क शोफा, स्क्रोटल स्वेलिंग हो रही है ना। अपनी स्क्रोटम भी गोल, वी विल थिंक अबाउट कि एक फल की तरह, है ना। वी विल थिंक अबाउट कि स्क्रोटम टेस्टिस ये अपने फल की तरह गोल, है ना। पत्र गोल नहीं होते, है ना, मूल गोल नहीं होता, नॉर्मली नॉर्मली आई एम सेइंग, ओके। तो फल विष में अपने को क्या मिल रहा है, मुश्क शोफा। इमेजिन कर रहे हैं व्हाट इज मुश्क शोफा, तो जहाँ पर स्क्रोटल स्वेलिंग हो रही है, स्क्रोटल स्वेलिंग होगी तो गोल स्वेलिंग होगी, दैट विल लुक लाइक अ फल। तो हम याद रखेंगे फल विष पे क्या मिल रहा है अपने को, मुश्क शोफा। बाकी ठीक है, दाहा हो रहा है, अन्न दोष हो रहा है, कोई बर्डन नहीं है, एक याद रखो आप यहाँ पर, मुश्क शोफा, है ना। पुष्प विष पे क्या हो रहा है, छर्दी हो रही है, वॉमिटिंग हो रहा है। नॉर्मली हम देखते हैं ना,
मदन फल के पुष्प को सूंघने से वमन होता है ना। तो यहाँ पर भी हम क्या करें कि पुष्प विष से छर्दी याद रख रहे हैं। बाकी आत्मान मोह ये सब है, इतना करते मत जाओ। उसके बाद क्या होगा, इंपॉर्टेंट वाली बात भी याद नहीं रहेगी, है ना। तो इमेजिन कर लो पुष्प को सूंघने से वमन हुआ, है ना। तो पुष्प विष से क्या हो रहा है, तो छर्दी हो रहा है करके, ऐसा भी इमेजिन कर लेंगे। त्वक सार निर्यास एक साथ आए थे, कितने थे त्वक सार निर्यास विष? 7 सात। सात, है ना, सात। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक तो आस्य दुर्गंध के मुख से दुर्गंधता वगैरह आ रही है, और क्या हो रहा है, शिरो रुका हो रहा है। तो यहाँ पर रट्टा मान लो डायरेक्ट, कोई ये नहीं है ना। कि एक तो आस्य दैट इज मुख, मुख से दुर्गंधता आ रही है, और शिरो प्रदेश में रुक की शिरो रुजा वगैरह हो रही है ना। उसके बाद में हम देख रहे हैं शिर वृक्ष। शिर इज अपने लैटेक्स, लैटेक्स दूध के जैसे है ना। तो दैट इज शिर वृक्ष। तो वैसे ही लक्षण हम याद रखेंगे। ओके। अब वी नो कि मतलब दूध के सेवन से मृदु कोष्ठ वाला व्यक्ति है, उसको विरेचन होगा नहीं होगा? होगा। हो जाए। होगा, है ना। कि दूध से, त्रिफला रस से, द्राक्षा से जिसको विरेचन हो जाए दैट इज अपने मृदु कोष्ठी व्यक्ति। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं शिर विष, विष के सेवन से क्या हो रहा है, विड भेद। विड भेद इज नथिंग बट अतिसार, है ना। क्योंकि जो दूध है अपने को भी कॉमनली होता है ना, कि दूध पीने के बाद में जो मतलब अभी किसको भी कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है, कुछ होता है, तो नॉर्मली आयुर्वेदिक डॉक्टर पहले यही बोलते हैं कि भाई दूध पी, घी वगैरह खा करके, ये कॉमन सी बात है ना। तो शिर विष के वजह से यहाँ पर शिर विष मतलब दूध बिल्कुल नहीं है, हम इमेजिन कर रहे हैं, है ना। शिर विष से अपना लैटेक्स वाले, जैसे स्नोही क्षीर थे, है ना, जाल शिरी, कुमुदग्नि, और फिर मतलब अपने स्नोही क्षीर, हमने 3 एग्जांपल देखे थे शिर विष के। तो शिर मतलब हम दूध ले लेंगे, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक तो अतिसार हो रहा है। फेन आगम, जब हम दूध उबालते हैं तो उसमें झाग वगैरह आता है ना, तो दैट इज फेन आगम, झागदार। यहाँ पर दूध उबालने की बात बिल्कुल नहीं है, इमेजिन करने के लिए बात कर रहा हूँ कि शिर विष का अगर कोई सेवन कर रहा है तो एक तो मुंह से झाग वगैरह आएगा, जैसे इमेजिन कर लेना है जब हम दूध उबालते हैं तो उसमें से झाग वगैरह आते हैं, है ना, वैसे। और दूध से क्या होता है, तो वी कैन से विरेचन होता है, अतिसार होता है। तो वैसे शिर विष से क्या हो रहा है, अतिसार हो रहा है। शिर कैसी होती है, हैवी होती है। तो जीवा में भी क्या हो गई, तो गुरुता आ गई, है ना। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखोगे आप। शिर विष, तो दूध से रिलेटेड सब याद रखेंगे कि दूध के उबालने पर झाग आता है तो फेन आगम, दूध से अतिसार होता है तो वीड भेद, दूध से हैवीनेस आती है तो जीवा में गुरुता वगैरह आ गई। देन धातु विष इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस। तीनों लक्षण अच्छी तरह से याद रखोगे यहाँ पर, है ना। तो धातु विष के हमने कितने प्रकार देखे थे, या कितने देखे थे 2 धातु विष के? फेनास्म और हड़ताल। 2। या फेनाश्मा और हड़ताल। फेनाश्मा वॉज अपना संख्या, गौरी पाषाण, आर्सेनिक, है ना। दैट वॉज अपना फेनाश्मा, जिसका सुश्रुत ने सर्वप्रथम वर्णन किया है। ओके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं धातु विष में क्या होगा, रित पीड़ा, मूर्छा, दाहश्च तालुनी, है ना। हृदय प्रदेश में पीड़ा हो रही है, मूर्छा बेहोशी वगैरह हो रही है, और तालु प्रदेश में दाह हो रहा है। तीनों लक्षण रटोगे यहाँ पर और कुछ नहीं करोगे, है ना। धातु विशेष अपना हड़ताल और फेनाश्मा। तो यहाँ पर रित पीड़ा, मूर्छा और तालु में दाह हो रहा है। ओके। तो ऐसे करके उन्होंने 10 अपने जो स्थावर विष के अधिष्ठान थे उसके लक्षण बता दिए, है ना। पहले मूल विष का मुख कर लो कि मोह उद्वेष्टन प्रलाप, पत्र विष का जस कर लो कि जिह्वा उद्वेष्टन श्वास, ठीक है ये दोनों। फल विष में मुष्क शोफ, वेरी इंपॉर्टेंट। पुष्प विष हम सोच लेंगे पुष्प को सूंघने के बाद वॉमिटिंग हो गई तो छर्दी। तो अक्सर निर्यास में 2 याद रखो, आस्य दुर्गंधे, शिरोरुजा, है ना, कफ का स्त्राव वगैरह हो रहा है, ठीक है सब। फिर बाद में देख रहे शिर वृक्ष में दूध के पर याद रखोगे कि फेनागम, विड भेद, गुरु जीवा, ये सब अपने को मिल रहा है ना। धातु विष इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, जहां पर हम रित पीड़ा, मूर्छा और तालु दाह वगैरह आप देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो सब हो गए अपने, है ना, स्थावर विष वाले। एक रह गया कंद विष। अब कंद विष वाला डिटेल में बताएंगे। कल भी मैंने बोला था जब हम कंद विष के 13 वगैरह देख रहे थे, है ना, कंद विष के हमने 13 उदाहरण देखे थे, 13 एग्जाम्पल देखे थे, तब मैंने बोला था कंद विष इसमें से इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके जो गुण होते हैं वो तीक्ष्ण होते हैं, है ना। तो मूल विष के उन्होंने अलग अलग से नहीं दिए, मूल विष का जनरल लक्षण बताया, पत्र विष का भी जनरल लक्षण बताया, है ना, फल विष, पुष्प विष, सबका जनरल लक्षण बताया। बट कंद विष के जो 13 थे ना, 13 के सबके अलग अलग लक्षण बताएंगे। क्यों अलग अलग लक्षण बताएंगे? तो कंद जानी तू तीक्ष्णानी, पहले क्वेश्चन बनेगा कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार कौन सा स्थावर विष सबसे तीक्ष्ण होता है, तो बोले कि कंद विष। तो बोले तेषाम वक्ष्यामि विस्तरम, तो बोले इसलिए इनका हम डिटेल में वर्णन देखेंगे। मूल विश्व में हमने देखा था 8 भेद थे, है ना, या 8 वहां पर एग्जाम्पल्स हमने देखे थे, जहां पर हम क्लीतक, गुंजा, करवीर और फिर मतलब विजया जैसे एग्जाम्पल्स देख रहे थे। बट हमने लक्षण अलग अलग नहीं देखे, उनके लक्षण जनरल देख लिया, एक साथ देख लिया, है ना।
बट कंदविश क्या बताया उन्होंने सुश्रुत ने, बोले कंदविश तीक्ष्ण होता है। अब कंदविश तीक्ष्ण है तो इसके लिए इनके लक्षण हम डिटेल में देखेंगे, सिंगल सिंगल का सब देखेंगे, है ना। उसके पहले एक याद रख लो, कंदविश टोटल तो 13 थे, वो 13 में से कुछ के प्रकार बताए, है ना। मुस्तक के 2 प्रकार, वत्सनाभ के 4 प्रकार, सुश्रुत खाली बोलते हैं वत्सनाभ के 4 प्रकार होते हैं। जब हम योग रत्ना का देखते हैं, रस वाग्भट दैट इज अपना रस रत्न समुच्चय देखते हैं, वो 4 प्रकार बताते हैं कौन से होते हैं। तो बोलते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ऐसे करके बताते हैं, है ना। तो वत्सनाभ के 4 प्रकार याद रखो, रस रत्न समुच्चय योग रत्नाकर, ये वत्सनाभ के 4 प्रकार बताते हैं। सुश्रुत भी बता रहे हैं 4 प्रकार। तो खाली इतना आ गया कि वत्सनाभ के प्रकार कितने करके, तो आप बोलोगे 4, है ना। सुश्रुत के अनुसार, योग रत्ना के अनुसार, रस रत्न समुच्चय के अनुसार, रस तरंगिनी 3 बोलते हैं, वो देखेंगे हम। खाली अभी सुश्रुत का याद रखो कि सुश्रुत कितने बता रहे, तो 4 बता रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो 4 कौन से वीकेंड से, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र करके वो अलग अलग करते हैं, ठीक है। बोलते हैं ब्राह्मण जो होता है पांडु वन का, क्षत्रिय जो होता है, क्षत्रिय बैटल फील्ड वाले, लड़ने वाले, तो रक्त वन के, है ना। वैश्य जो होते हैं वो पीत वन के, और शूद्र जो होते हैं वो कृष्ण वन के, मतलब वत्सनाभ होते हैं, ठीक है। 4 प्रकार मेन आप याद रखो यहाँ पर। सरसप के इन्होंने 6 प्रकार बताए। सरसप वॉज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कंदविश, वी नो, है ना। तो मुस्तक 2 प्रकार, वत्सनाभ 4 प्रकार, सरसप 6 प्रकार, और बोले बाकी जो भी थे हाला हल एंड ऑल दैट की श्रृंगी वगैरह, वो सभी के एक एक प्रकार होते करके, है ना। तो यहाँ पर याद रखो प्रकार कि सुश्रुत के अनुसार मुस्तक के 2 प्रकार, वत्सनाभ के 4 प्रकार, और सरसप के कितने प्रकार, तो 6 प्रकार, ओके। उसके बाद कंदविश जो 13 थे, उसके अभी हम लक्षण देखने वाले। अब 13 के 13 लक्षण सभी के इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर वत्सनाभ इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाला हल इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यूजी पॉइंट ऑफ व्यू आप केवल वत्सनाभ कर लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, वहां पर आपको बाकी करने की जरूरत नहीं है ना। यूजी वाले बच्चे हम पीजी के हिसाब से तैयारी तो कर रहे हैं, बट यूजी में आप क्या रट के जाओगे दैट वी शुड नो, है ना। यूजी में आप स्थावर विश्व के विशिष्ट लक्षण नहीं करोगे चल जाएगा, सामान्य लक्षण कर लो। आप कंद विश्व के अलग अलग लक्षण नहीं करोगे चल जाएगा, वत्सन आपके खाली लक्षण कर दो, है ना। बट पीजी पॉइंट ऑफ व्यू अपनी क्लास है मेजर, तो हम पूरा फोकस करेंगे, है ना। तो बोले कंद विष तीक्ष्ण होते एज कंपेयर टू अदर जो स्थावर विष है, तो इसके लिए इनका डिटेल में। तो पहले हम देख रहे हैं कालकूट, है ना। तो कालकूट में क्या हो रहा है, स्पर्श अज्ञान। कैसे याद करेंगे हम, कालकूट, किसी ने हमें कूट दिया, इतना कूटा कि अभी भाई मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा, है ना, कि कोई स्पर्श का ज्ञान ही नहीं हो रहा है, ऐसे हम इमेजिन कर लेंगे ना, कि कालकूट, किसी ने कूट दिया, इतना कूटा कि अभी मतलब कुछ स्पर्श का ज्ञान ही नहीं हो रहा है, खाली पेन ही पेन हो रहा है, ओके। तो कालकूट में स्पर्श अज्ञान, कि स्पर्श का ज्ञान नहीं हो रहा है। बाकी वेपतु स्तंभ वगैरह करने की जरूरत नहीं है, वत्सनाभ का पूरा करोगे। वत्सनाभ में क्या हो रहा है, एक तो ग्रीवा स्तंभ, अपनी जो गला है वो जकड़ गई है, ग्रीवा जो जकड़ गई है, और बाकी अपनी जो पुरुष है, मूत्र है, नेत्र है, ये सभी येलो कलर की हो गई है ना। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। वत्सनाभ में विट, मूत्र, नेत्र ये पीत वन की हो गई है, और ग्रीवा क्या हो गया, स्तंभ हो गया है ना। बाकी ठीक है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। सरसप हम सोच लेंगे, सरसप सरसों जैसी छोटी छोटी गोल गोल होती है, तो यहाँ पर ग्रंथि की उत्पत्ति हो रही है, जो गोल गोल होते हैं, ऐसा इमेजिन कर लेंगे। सरसप में ग्रंथि जन्म, ग्रंथि की उत्पत्ति हो रही है। पालक, पालक विष की बात चल रही है, बट अगली बार जब भी पालक खाओगे, स्पिनच खाओगे, तो इमेजिन कर लेना ग्रीवा में दुर्बलता आ गई और वाक संग हो गया करके। अच्छा मेरे को ये बताओ, पालक खाने वाला एक बहुत ही फेमस कार्टून बताओ, स्पिनच खाने अरे वाला। पॉपाय, पॉपाय, पॉपाय। है ना, पॉपाय, वेरी गुड। या पॉपाय था, पॉपाय की गर्लफ्रेंड थी ऑलिव, और उसके ऊपर एक लाइन मारने वाला प्लूटो था, ओके। पॉपाय की ग्रीवा अपने को याद रहेगी, पॉपाय के मसल्स तो बहुत स्ट्रांग थे, बट पॉपाय की ग्रीवा जो थी ना बहुत ही मतलब ऐसे, या वीकेंड से उसके ऑलिव की ग्रीवा वगैरह भी बहुत ही पतली थी, है ना। तो यहाँ पर हम याद कर लेंगे पालक, पालक से ग्रीवा में दुर्बलता वगैरह आ रही है, और क्या हो रहा है, तो वाक संग हो रहा है। पॉपाय बोलता भी नहीं था बेचारा, दिन भर मतलब खाली वो पाइप पीते रहता था, है ना। तो हम याद कर लेंगे पालक इस अपना, पॉपाय ग्रीवा दुर्बलता, और यहाँ पर क्या हो रहा है, वाक संग हो रहा है, ओके। करदम से क्या हो रहा है, तो विड भेद हो रहा है, अतिसार हो रहा है, ठीक है। और नेत्र में पीतता आ गई, बट नेत्र में पीतता इस वत्सन आपका मोर इंपॉर्टेंट, जहाँ पर हम मूत्र, नेत्र, पीतता, है ना, और विड सभी पीतता देख रहे हैं, दैट वाज इंपॉर्टेंट। करदम में विड भेद, ठीक है। बाकी आप नहीं करोगे चल जाएगा, कि वेराडक से क्या हो रहा है, अंग दुख हो रहा है, शिरो रोग हो रहा है ना। शिरो रोग चाहिए तो कर लो, कोई नहीं। मुस्तक से क्या हो रहा है, गात्र स्तंभ, वेपतु वगैरह हो रहा है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। श्रृंगी से क्या हो रहा है, तो उदर की वृद्धि हो रही है, ओके। पुंडरिक
रक्तत्वम अक्षनो वृद्धि ही तथा उदर है, यहाँ पर भी उदर की वृद्धि हो रही है और आंखें लाल लाल हो गई है। इमेजिन कर लेना कि पुंडी नाम का कोई तो था, बहुत नशा करता था, तो उसकी आंखें लाल लाल हो गई थी। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है सब। आ जाओ हाला हल में, नॉट दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। बोले चीरे न उच्छ्वसति शैव नरो हाला हलेन भाई, है ना। तो बोले हाला हल विश की वजह से क्या होगा, चीरेन उच्छ्वसति, उसकी ब्रीथिंग रेट बहुत ही स्लो हो गई है, डीप हो गई है, देरी से मतलब क्या कर रहा है, ब्रीथिंग वगैरह कर रहा है वो, है ना। चीरेन उच्छ्वसति कि ब्रीथिंग वगैरह करने में उसको टाइम लग रहा है, क्योंकि देरी से कर रहा है। अब जब देरी से कर रहा है तो ऑक्सीजन की कमी, जिसकी वजह से क्या हो गया, श्याव हो गया, साइनोस वगैरह हो गया, है ना। तो हालाल में चीर उच्छ्वास और श्यावता, ये लक्षण मिल रहे हैं। हालाल इस अपना विष, है ना, इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। रसार्णव ने महाविष कितने बताए थे, रसार्णव, रसार्णव के अनुसार कल देखे थे हमने, रसार्णव ने महाविष कितने बताए थे, सर 5। रसरत 5। समुच्चय वाला। रस रत्न समुच्चय रस तरंगिणी हमने देखा था, नो डाउट। बट कल रसायनों का मत भी बीच में आ गया था, तब हमने देखा था रसायनों ने 5 महाविष बताए थे, है ना। रस रत्न समुच्चय ने 5-7 बताया था, रस तरंगिणी ने 9-11 बताया था। बट हमने रसायनों का मत भी देखा था बीच में, एक महाविष करके 5 बताए थे उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हालाहल, हालाहल से क्या हो रहा है, चीर उच्छ्वास और श्यावता वगैरह आ रही है ना। महाविष, नाम में ही महाविष है, तो क्या हो रहा है, हृदय में ग्रंथि हो रही है, शूल वगैरह हो रहा है ना। तो हृदय में ग्रंथि याद रखो, किसके वजह से, महाविष, नाम ही है महाविष है, तो मतलब अधिक ज्यादा मतलब वीकेंड से टॉक्सिक वगैरह होगा, तो पहले हार्ट को इफेक्ट कर रहा है, ये हृदय में ग्रंथि की उत्पत्ति कर रहा है। आगे, कर्कटेन उत्पत्ति ऊर्ध्वम हसन दंतान दश्यते, अभी कर्कटक विष की वजह से क्या होगा, उत्पत्ति ऊर्ध्वम, ऊपर की ओर उछलेगा, हंसेगा और दांतों को किटकिटाएगा, है ना। इमेजिन कर लेंगे कि केकड़े ने काट लिया, बैठे थे आप बीच पर, है ना, लेटे हुए थे बीच पर, वहां से केकड़ा घूम रहा था समुद्र में और उसने काट लिया, पहले तो आप उछलोगे, है ना। तो बोले कर्कटे ना, वैसे कर्कटेन मतलब यहाँ पर जांघा विष नहीं चल रहा है, अपना स्थावर विष ही है, वन ऑफ दी अपना कंद विष ही है। जैसे हम इमेजिन कर ले, कर्कट मतलब केकड़ा, केकड़े ने काट लिया तो पहले ऊपर उछलोगे, तो बोले उत्पतति ऊर्ध्वम, ऊपर उछल रहा हूँ, फिर अपने आसपास के फ्रेंड्स हंसने लग गए अपने पर, हसन, और फिर हम क्या, पेन हो रहा है तो दंतान दश्यते भी, दांत को किटकिटाने वगैरह हम लग गए। ठीक है, अब यहाँ पर बचना बहुत ही अच्छी तरह से करोगे आप, और हलाल करोगे। स्कंदविष सभी तीक्ष्ण होते हैं, तो इसके लिए इनका विस्तार से वर्णन किया गया है। स्पर्श अज्ञान कालकूट में मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी जैसे पता है उतना याद रखना। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया अपने, ये तो टेबल वही दिया हुआ है, ये हम देख चुके हैं, स्थावर विष के साथ वेग वगैरह जो सुश्रुत के थे वो हम देख चुके हैं, है ना, ये वही सब बात है। या उसके बाद हम स्थावर विष की सामान्य चिकित्सा देख रहे हैं, देन वी विल स्टॉप विशिष्ट चिकित्सा जो विष वेग के अनुसार है, वो हम कल देखेंगे, है ना। तो सामान्य चिकित्सा में चरक बताते हैं, आदव आमाशय वमनम त्वकस्ते प्रदेह सेक आदि। देखो स्थावर विष एक तो हम ओरली लेंगे तो स्टमक में जाएगा, आमाशय में जाएगा, तो उसकी चिकित्सा उन्होंने बताई। या तो फिर हो सकता है कि हमने लोकल लेप वगैरह कर दिया था, है ना, कि करवीर वगैरह ऐसे द्रव्य का वगैरह हमने लोकल लेप कर दिया, जिसकी वजह से विषाक्तता वगैरह हो गई। तो दो चांसेस ज्यादा है स्थावर विष में, स्थावर विष बाइट नहीं करने वाले अपने को, एक तो हम ओरली ले रहे हैं या तो लोकली लगा रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर चरक ने, दोनों की चिकित्सा बता दी। बोले आदव आमाशय गे वमनम, कि जब स्थावर विष आमाशय में चले जाएगा तो वमन करेंगे, है ना, कि वहां पर हम क्या करवा रहे हैं, एमएसएस करके बाहर निकाल रहे हैं, वमन करके जो भी विष था उसको बाहर निकाल रहे हैं। क्यों, एब्जॉर्प्शन होगा तभी तो इफेक्ट करेगा, एब्जॉर्प्शन होने के पहले अगर हमने वमन के द्वारा बाहर निकाल दिया तो एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा, तो इफेक्ट कहाँ से होगा, पॉइजनस इफेक्ट। तो आमाशय में अगर विष है तो वहां पर हमने क्या किया, वमन करवाया। अगर त्वकस्थ की स्किन पे वगैरह, है ना, कि कोई लेप भी आपने किया था जिसकी वजह से विषाक्तता वगैरह हो गई, तो वहां पर आप प्रदेह सेक आदि करोगे, जो भी उसके एंटीडोट हो गए उसका आप लेप लगाओगे, या फिर जो एंटीडोट है उसके क्वाथ वगैरह बनाकर उसका आप सेचन वगैरह करोगे, ये सब आप करोगे। ठीक है, तो आमाशयगत स्थावर विष में आप वमन करवा रहे हो, आ जाएगा ना। आचार्य चरक के अनुसार आमाशयगत स्थावर विष में क्या करवाना चाहिए, वमन विरेचन बोथ बस्ती, तो आप केवल वमन बोलोगे, कि आमाशयगत अगर मतलब स्थावर विष है तो वमन करवाओगे, अगर त्वकस्थ है स्किन के पर है तो वहां पर आप प्रदेह सेक आदि कराओगे। फिर क्या बोले, कुर्याद विषक चिकित्सा दोष बलम च एव समीक्षा, कि स्थावर विष की चिकित्सा हम दोषों के अनुसार करेंगे, कि कौन से दोष के लक्षण दिख रहे हैं,
हमने देखा था ना कि वातज प्रकृति का होगा, वात के स्थान पे चले गया तो कौन से लक्षण दिख रहे हैं, पित्त प्रकृति का पित्त के स्थान पे चले गया एंड ऑल दैट। तो बोले दोष अनुसार यहाँ पर हम क्या करेंगे, लक्षण करेंगे। तो आ जाएगा स्थावर विषय में आचार्य सुश्रुत के अनुसार किसके अनुसार लक्षण करें चिकित्सा करोगे, तो आप बोलोगे दोष बल के पर चिकित्सा करोगे करके। ठीक है, आमाशय में क्या तो वमन करवा रहे हो, त्वक में तो प्रदेह से उसके बाद की जो भी चिकित्सा है डिपेंड्स की कौन से दोष का प्रकोप कर रहे हैं। सुश्रुत क्या बोलते हैं, सुश्रुत बोलते हैं, सुश्रुत भी बता रहे हो वमन करवाओ करके, है ना। तो बोलते हैं हृदय की रक्षा करने के लिए अपने को वमन करवाना चाहिए। पिपलिस वन ऑफ द वमन द्रव्य है, याद रहेगा अपने को। जब हम चरक के अनुसार देख रहे थे मदन फल जीव मूतक इक्ष्वाकु धामरगा कोटच कृत वेदन, ये तो हमने देखा ही था। फिर हमने देखा था मधुर पाइन करके हमने निमोनिक किया था, है ना, याद रहेगा अपने को। तो मधुर वॉज यष्टि मधु, पाइन पिप्पली, निम्ब, एला, ये सभी अपने वामन द्रव्य थे। चरक सूत्र की बात है, ये स्टार्टिंग की बात है। तो पिप्पली वी नो वन ऑफ द मधु द्रव्य अपना, सॉरी वामन द्रव्य अपना। मधु तो बिल्कुल नहीं है, आर्द्र अवस्था में मधुर है और शुष्क अवस्था में कटु है। ओके, पिप्पली इज वन ऑफ द वामन द्रव्य। तो सुश्रुत ने बोला कि स्थावर विश्व में वामन करवाने के लिए आप पिप्पली का प्रयोग करवाओगे, किसके साथ, मधुक, मधु की यष्टि मधु, है ना। तो वो भी कैसा अपना, तो मधु ये वमन द्रव्य है। मधुर पाइन में यष्टि मधु भी था ना, तो मधु भी वमन द्रव्य है। शौद्र शर्करा इक्षुरस अंबु भी ही, कि पिपली और यष्टि मधु को मधु के साथ, शर्करा के साथ, गन्ने के रस के साथ या जल के साथ आप प्रयोग करवा सकते हो, है ना, वमन करवाने के लिए। ओके, क्यों, क्योंकि हृदय की रक्षा करनी है इसलिए। बोले जब तक वो ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, हार्ट पे पहुंचेगा, उसके पहले आप वमन करवा दो। तो उसके लिए पिप्पली मधुक, दैट इज पिप्पली और यष्टि मधु को शौद्र शर्करा इक्षुरस और अम्बु के साथ वमन करवाने के पूर्व हम अकंठ पान वगैरह करवाते ना, कि यष्टि मधु का जो फांट है उसका हम सेवन करवा रहे हैं, दूध का सेवन वगैरह करवा रहे हैं ताकि वमन ठीक तरह से हो। वैसे हम क्या करवाएंगे यहाँ पर, गन्ने का रस का, जल का, इनका सब सेवन करवा देंगे। और पिप्पली और यष्टि मधु में मतलब मधु और शर्करा मिलाकर वगैरह दे देंगे। ऐसे इमेजिन कर लो, ये दो द्रव्य इंपॉर्टेंट है, पिप्पली और यष्टि मधु। इनके द्वारा हम वमन करवा रहे स्थावर विष की चिकित्सा में सुश्रुत के अनुसार हृदय की रक्षा करने के लिए। यहाँ पर वी विल स्टॉप, बाकी वेग अनुसार चिकित्सा हम कल देख लेंगे। कोई डाउट यू कैन आस्क।